नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 11th-12th हिंदी विषय के सिलेबस पर आप सभी से चर्चा करेंगे। जो भी विद्यार्थी इस शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, अब वो पूरी चर्चा को अंत तक देखेंगे और समझेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम सिलेबस पर विस्तार से बातचीत करें उससे पहले राजस्थान के अनेक हजारों सैकड़ों विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, काफी विश्वास करते हैं और हमारा भी राजस्थान से गहरा संबंध है। तमाम हमारे साथी हैं जो वहां से जुड़े हुए हैं। राजस्थान में हमें जयपुर में जाने का मौका मिला है। 2 बार हम वहां पर गए हुए हैं। एक बार तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए और एक बार राजस्थान विश्वविद्यालय जो है जयपुर में, वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर का हमने इंटरव्यू दिया था और जयपुर में 2 दिन तक था मैं और देखा कि राजस्थान में जयपुर की वही स्थिति है जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की है। जहां देखिए चारों तरफ विद्यार्थी विद्यार्थी नजर आ रहे थे, पढ़ने वाले नजर आ रहे थे। कुल मिलाकर यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में हिंदी विषय को लेकर कड़ी स्पर्धा है। ठीक है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड पर आप सभी से हम चर्चा करें। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं को लेकर भी हम समय अनुसार बातचीत करते रहेंगे। अगर आप देखें राजस्थान फर्स्ट ग्रेड 11th-12th शिक्षक भर्ती में, तो उसको सिलेबस को 4 स्तरों पर यहाँ पर रखा गया है। उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर, स्नातकोत्तर स्तर पर, शिक्षण अभियोग्यता परीक्षण पर आधारित 2 पेपर होंगे। 150 नंबर का फर्स्ट पेपर और 300 नंबर का सेकेंड पेपर। टोटल 450 नंबर के होंगे। सेकेंड पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे। निगेटिव मार्किंग होगी 1/3 और मिनिमम क्वालिफाइंग करना है 40%। 40% आपको लाना ही लाना है। तो थोड़ा बहुत आप पहले भी जानते रहे होंगे, सिलेबस पर चर्चा करते समय भी आप जरूर ध्यान रखिए। 710 सीट्स हैं, ये भी आपने फॉर्म भरते समय देखा होगा। तो मोटे तौर पर आपने यहाँ पर देख लिया। अब हम खंडवार सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। आप देख रहे हैं कि पेपर 2 यहाँ पर लिखा गया है। खंड प्रथम उच्च माध्यमिक स्तर, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण, कोश क्रम, जो शब्द कोश होता है जिसको वोकैबुलरी हम बोलते हैं, तो उसमें कौन अक्षर किसके बाद आता है, उस पर आधारित भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। एक तरीके से आप देखेंगे कि ये राजस्थान के सिलेबस में स्पेशल है। हम अगर यूपी के सिलेबस को देखते हैं तो ये नहीं के बराबर रहता है, लेकिन राजस्थान में 1-2 सवाल यहाँ से रहते हैं। स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण व्याकरण के दृष्टिकोण से आपको तैयार करना है। शब्द वर्गीकरण स्रोत के आधार पर, तत्सम, तद्भव, विदेशी। ये विद्यार्थियों एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर हम सिलेबस को बढ़िया से समझ जाते हैं तो ये मानकर चलिए कि 50% तैयारी आपकी हो गई है। सिलेबस में ही बहुत सारी चीजें आपको क्लियर पता चल जाएंगी। जैसे शब्दों का वर्गीकरण अगर पूछा जाए स्रोत के आधार पर कौन कौन से हो सकते हैं, तो तत्सम, तद्भव, विदेशी। आपको कोई भी हिंदी व्याकरण की किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप इसी के आधार पर बता देंगे कि शब्दों का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशी के आधार पर वर्गीकरण हो सकता है। शब्द वर्गीकरण व्याकरण के आधार पर, शब्दों का वर्गीकरण अगर व्याकरण के आधार पर देखा जाए तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सभी के भेद, मतलब संज्ञा के जो भेद हैं, सर्वनाम के भेद, विशेषण, क्रिया, सभी के भेदों से संबंधित सवाल, क्रिया विशेषण व भेद। यानी शब्द वर्गीकरण आप देख रहे हैं व्याकरण के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण के आधार पर हो रहा है। स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशी। यहां से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। व्याकरणिक कोटियां कौन कौन है? लिंग, वचन, कारक, काल, ये सब व्याकरणिक कोटियां के अंतर्गत है। शब्द रचना, शब्द कैसे निर्मित होता है? संधि, स्वर, व्यंजन एवं भेद। आप देख रहे हैं कि विसर्ग के बारे में नहीं बात हो रही।
संधि पढ़ना है आपको, स्वर और व्यंजन संधि और उसके जो भी भेद है, समास व भेद, उपसर्ग, प्रत्यय व भेद। तो शब्द रचना के अंतर्गत संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ना है। शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान के अंतर्गत आपको पढ़ना है पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यह है शब्द ज्ञान। आप देख रहे हैं कि इसमें इस सिलेबस में पूरा तोड़ तोड़ कर बताया जा रहा है। कई जगहों पर एक लाइन में लिख दिया जाता है कि ये व्याकरण में आपको पढ़ना है, लेकिन राजस्थान के प्रश्न पत्र का एक लेवल होता है, स्तर होता है। अगर आपने पीवाईक्यू देखा होगा, नहीं देखा होगा तो सिलेबस को समझने के बाद आप पीवाईक्यू जाकर जरूर देखेंगे, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी के लिए और रास्ते खुलेंगे, ठीक है। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, उपभेद, इसके अंतर्गत पढ़ना है। शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अर्थ एवं प्रयोग, कई बार अर्थ पूछा जा सकता है, कई बार जो उसके उदाहरण वो पूछे जा सकते हैं। तो ये तो रहा आपका जो इसका स्तर होगा, उच्च माध्यमिक स्तर होगा, यानी कि आप देखेंगे कि जो भी 9वीं 10वीं से लेकर 12वीं तक का जो व्याकरण है उसके आधार पर आपको तैयार करना है। तो आपके पास नॉर्मली एक हिंदी व्याकरण की किताब होनी चाहिए, हम उसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। पहले सिलेबस को हम अच्छे से देख लेते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। शब्द वर्गीकरण, शब्द वर्गीकरण दो तरीके का बताया गया, स्रोत के आधार पर, व्याकरण के आधार पर। व्याकरणिक कोटियां कौन कौन सी हैं, शब्द रचना के अंतर्गत क्या पढ़ना है, शब्द ज्ञान, वाक्य रचना, फिर शब्द वाक्य शुद्धिकरण, फिर मुहावरे और लोकोक्तियां। ये तो है खंड 1 के अंतर्गत। खंड द्वितीय स्नातक स्तर पर, यानी जो आपका बीए के लेवल का है, उसके आधार पर पढ़ना है शब्द शक्तियां, काव्य गुण, भेद व उदाहरण। फिर काव्य दोष, काव्य दोष में बताया गया कि क्या क्या पढ़ना है। श्रुति कटुत्व, अक्रमत्व, दुष्क्रमत्व, ग्राम्यत्व, क्लिष्टत्व, अप्रतित्व, ये है काव्य दोष। कई बार तो इन्हीं में से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य दोष है, काव्य दोष नहीं है, ठीक है। तो कम से कम इन शब्दों को आप अपने दिमाग में रखेंगे तो पता चल जाएगा ये सब काव्य दोष के नाम, ठीक है। अलंकार, अलंकार के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, असंगत, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, अपोहन्नति। तो इसके अंतर्गत लक्षण और उदाहरण दोनों आपको तैयार करने हैं और इसको आराम से आप तैयार कर सकते हैं पीवाईक्यू के माध्यम से। कई बार क्या होता है कि प्रश्न रिपीट होते हैं, कई बार सीधे सीधे रिपीट होते हैं, कई बार दूसरे रूप में आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अलंकार के बाद पढ़ना है आपको छंद। छंद में द्रुत विलंबित, हरिगीतिका, दोहा, सोठा, कुंडलिया, चौपाई, छप्पय, मंदाक्रांता, मतगयंद, सवैया, मनहरण, कवित, तो ये छंद है। रस के अंतर्गत पढ़ना है रस का स्वरूप, रस के अवयव, रस के भेद, ये 3 टॉपिक रस के अंतर्गत पढ़ने। अब इसके लिए भी एक प्रॉपर किताब है, ठीक है, आज इसका नाम है अलंकार पारिजात। आराम से आपको राजस्थान में किताब मिल जाएगी, नरोत्तम दास स्वामी लिखा हुआ उन्होंने, तो पूरा मिल जाएगा आपको। कोई भी ऐसा इसमें अंश नहीं है जो इस किताब में न हो। जैसे बहुत सारे लोग अपने नोट्स को लेकर, अपने पीडीएफ को लेकर आप सभी को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन आप मूल किताबों को पढ़ने पर फोकस कीजिए, ताकि एक बार आप पढ़ लें तो फिर इतना आपका आत्मविश्वास ज्यादा हो जाए कि फिर आप दूसरे पर निर्भर न रहे। जैसे मैं भी यहाँ पर बता रहा हूं तो कोई भी हिंदी व्याकरण किताब में बता सकता था, लेकिन मूल किताब यहाँ पर मैं बता रहा हूं, उस चीज को आप एकदम से विश्वास करके पढ़िए। तो द्वितीय खंड के अंतर्गत स्नातक स्तर पर क्या क्या पढ़ना है हमने यहाँ पर बता दिया। ये तो अभी इसका पहला एक तरीके से भाग था। दूसरे भाग में आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास हम कितनी भी किताबें बता दें, सभी किताबें आपके लिए कम पड़ेंगी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मानक जो किताबें हैं, जैसे कि हमने ऊपर लिखा था आप सभी को बताने के लिए, ठीक है,
अब हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का इतिहास और रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास एक से अधिक बार आप पढ़ लें, ठीक है। और इसके आधार पर हमने इस चैनल पर भी प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है, पढ़ाया भी है किताबों को, तो समय निकाल कर जरूर देखिए। सारी चीजें यहाँ मौजूद हैं, बस आपको अपने मन में मानसिक रूप से एक तरीके से तैयारी करना है कि हमने इस चैनल पर एडमिशन लिया है, ये मानकर चलिए। जैसे कई बार हमने देखा है कि तैयारी के नाम पर लोग ऐसे पढ़ते रहते हैं और एग्जाम के एक दिन पहले तक भी लापरवाही बरतते रहते हैं। लेकिन आप सीरियस होकर थोड़ा सा पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर आप इन तीनों किताबों को पढ़ लेते हैं तो फिर हिंदी साहित्य का इतिहास आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। व्याकरण के लिए हमने बताया वासुदेव नंदन प्रसाद की और पीवाई की आधारित अलंकार पारिजात आपके पास होना चाहिए। भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र भगीरथ मिश्र की पुस्तक होनी चाहिए। हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी के लिए जो भी इस चैनल पर भी मटेरियल उपलब्ध है और कोई एक सामान्य किताब आप खरीद सकते हैं, जैसे कि लुसेंट इत्यादि की हो, जहां पर बोलियों के बारे में बताया गया हो और खासतौर से आपको राजस्थानी हिंदी पर ज्यादा फोकस करना है। अभी इस पर मैं बात करूंगा, किताबों की चर्चा आ गई तो अब मुझे लगा कि बता देता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन और नामकरण। जैसे हमने यहाँ पर बोला कि हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास लेखन की परंपरा, तो 1839 से लेकर 2003 तक जितने भी इतिहास लिखे गए वो आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। आप इतनी अच्छी तैयारी कर लीजिए कि कोई बोले इतिहास लेखन की परंपरा तो धड़-धड़ आपके दिमाग में आना शुरू कर दे। 1839, फिर 1883, फिर 1888, ऐसे लिखते जाइए। फिर 1913, फिर 1929, ठीक है, फिर 1996, जो भी याद आ रहा है, फिर 2003, तमाम किताबें लिखी गई। ये मेन किताबों की हमने चर्चा की। जब 2003 लिखा तो आपके दिमाग में हिंदी साहित्य का आधा इतिहास आ जाना चाहिए, तभी सही मायने में तैयारी। उसी से जुड़ा हुआ है प्रमुख इतिहास ग्रंथ वो एवं इतिहास लेखक, ठीक है। हिंदी साहित्य का आरंभ यानी जो आदिकाल आपको पढ़ना है। आदिकाल में या फिर जब इतिहास लिखा जा रहा था तो कहां से उसकी शुरुआत मानी जाए, फिर काल विभाजन कैसे किया जाए। शुरुआती दौर के जो दो चार ग्रंथ थे उसमें काल विभाजन नहीं हुआ, ग्रियर्सन ने सबसे पहले किया, फिर नामकरण हुआ, तो ऐसे पढ़ना है आपको। फिर आदिकाल, रचनाओं की प्रामाणिकता, आदिकालीन कई ऐसी रचनाएं हैं जिनकी प्रामाणिकता को लेकर संदेह रहा है, जिसमें पृथ्वीराज रासो नंबर 1 है। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही, आदिकाल के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं। तो जैसे ये बिंदुवार दिया गया है और ये दूसरे के लिए बिंदु हो सकता है, लेकिन जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं प्रमुख रचनाकार बोल रहे हैं तो कम से कम चंद बरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान के अलावा और जो भी रचनाकार है आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, उनकी रचनाएं भी आनी चाहिए। प्रवृत्तियां जब मैं कर रहा हूं तो तमाम प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, वो आ जानी चाहिए पूरा। अब आप कहेंगे कि आ तो जानी चाहिए, लेकिन हम इतना पढ़ रहे हैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यूपी एलटी मेंस को लेकर हमने आंसर लिखवाए हुए हैं और टॉपिक वाइज आंसर लिखवाए हैं। कम से कम समय निकालकर आप यूपी राजस्थान में बांट कर नहीं, हिंदी को समग्रता में देखते हुए जहां से भी मटेरियल मिल रहे हैं उनको देखिए। तैयारी कुछ उसी तरीके की होती है जैसे कोई हाईवे बनता हुआ आपने देखा होगा, आपको नहीं पता चलता है कि ये बन क्या रहा है, फिर जब ये बन जाता है तो लगता है कि अच्छा, जब बन रहा था तो नहीं समझ में आ रहा था। आप देखिए दूरियां कम हो गई और स्पीड भी बढ़ गई। तो थंबनेल को ध्यान में रखते हुए नहीं पढ़ना है, जहां से आपके सिलेबस के अनुसार टॉपिक मिल रहे हैं उनको आप समझने के दृष्टिकोण से पढ़िए। ये चैनल क्यों है? आपकी समझ को विकसित करने के लिए, आप में आत्मविश्वास भरने के लिए। तो आदिकाल, अब देखेंगे कि आदिकाल ही ऐसा कालखंड है जहां की रचनाओं की प्रामाणिकता को लेकर संदेह, आगे आप कहीं नहीं देखेंगे प्रामाणिकता, यही है। आगे भक्ति काल पढ़ना है। भक्ति का उदय, विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि, संत काव्य प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि एवं रचनाएं, सूफी काव्य प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि एवं रचनाएं,
राम भक्ति काव्य प्रमुख प्रवृत्तियां कवि एवं रचनाएं, कृष्ण भक्ति काव्य प्रमुख प्रवृत्तियां कवि एवं रचनाएं। तो जो भी सिलेबस बनाया हुआ है एक ही पैटर्न पर, बसंत, सूफी, राम, कृष्ण, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि जो है या रचनाएं। तो इसको लेकर आप जरूर कोई न कोई इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे। कोई नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम 91 वीडियोज की जो प्ले लिस्ट है उसको समय रहते आप लोग देख जाइए पूरा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इतिहास आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। बस लेकिन आपको थोड़ा सा उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और एकाग्रचित होना पड़ेगा। रीतिकाल पर बात करें तो रीतिकाल यहाँ पर देखिए बांट दिया गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। वैसे आप इतिहास ग्रंथ में पढ़ेंगे कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसका विभाजन किया है, लेकिन आप वो सिलेबस को पढ़ते हुए बहुत सारी चीजें पहले ही समझ जा रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है। जैसे रीतिबद्ध है तो प्रमुख प्रवृत्तियां कवि एवं रचनाएं, तो रीतिबद्ध के अंतर्गत कौन कौन से कवि आ रहे हैं। रीति सिद्ध प्रमुख प्रवृत्तियां कवि एवं रचनाएं, रीति सिद्ध में कौन कौन से कवि हैं। रीति मुक्त प्रमुख प्रवृत्तियां कवि एवं रचनाएं, रीति मुक्त में कौन कौन से कवि हैं, वही घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, इनको आपने ऑलरेडी पढ़ा ही होगा। अच्छा, इस एग्जाम में तमाम ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पहले भी एग्जाम दे चुके होंगे और कुछ नंबरों से वो रुक गए होंगे, तो उनके लिए तो पूरा सिलेबस एक तरीके से रिवीजन के रूप में होगा। कुछ नए विद्यार्थी होंगे, उनको समझना है। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग में हिंदी साहित्य आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक बैठ गया होगा। अब आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में आप देख रहे हैं नवजागरण की बात की जा रही है। इसके पहले कहीं आपने नवजागरण शब्द का प्रयोग नहीं देखा, यानी कि नवजागरण की पे चर्चा कहां से शुरू हुई, वो हुई आधुनिक काल से। हिंदी खड़ी बोली गद्य का उद्भव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको गद्य काल भी कहा है। आप देख रहे हैं कि आधुनिक काल में ही गद्य के उद्भव की बात की जाती है। भारतीय युगीन गद्यकारों का योगदान, शुरुआती दौर में जो भारतीय युगीन गद्यकार थे उनका गद्य के विकास में क्या योगदान रहा। भारतीय युगीन पत्रकारिता, पत्रकारिता के माध्यम से अभी गद्य का विकास हुआ, हिंदी भाषा का स्वरूप निर्मित हुआ, तो इसको आपको पढ़ना है। ये भी आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से पूरा कवर कर सकते हैं। अभी तक जो हमने चर्चा की है उसके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक एकदम पर्याप्त है। अब गद्य की विविध विधाओं का विकास क्रम, इसके लिए हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी, हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। कई बार दिमाग में आता है विद्यार्थियों के कि कितनी किताबें हम रखें, तो चूंकि आप किसी सरकारी नौकरी के लिए जा रहे हैं और प्रतिस्पर्धा में शामिल होने जा रहे हैं, तो हथियार तो आपको अपने पास रखने पड़ेंगे कि कैसे सामना करना है। और जैसे आप मेडिकल में जाते हैं, डॉक्टर के पास आप तमाम रोगों को बताते हैं, तो अलग अलग तरीके से वो दवाइयों को लिखते हैं। तो ये इन दवाइयों को आपको लेना पड़ेगा, तभी आप अपने सफलता तक पहुंचेंगे। और नहीं तो थोड़ा बहुत इसमें आप कोताही बरतेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब विधाओं का अध्ययन करने के लिए नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाकार एवं रचनाओं का परिचय। अब आप देखिए, अगर आप हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी का नहीं खरीद पा रहे हैं तो सरस्वती गोविंद पांडे की जो पुस्तक है वो भी काफी काम में आ जाएगी, उससे भी आपका काम हो सकता है, लेकिन आपको वहां पर रटना पड़ेगा। और इस किताब के माध्यम से थोड़ा आप समझेंगे कि कब इन विधाओं का उद्भव विकास हुआ, फिर कैसे आगे चीजें उसमें बढ़ती गई। थोड़ा सा आपका दिमाग उसमें स्टोरी नुमा चीजों को ग्रहण करेगा। पद्य का विकास, पद्य का एक अलग से भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि एवं रचनाओं का परिचय। तो पद्य में आप देख रहे हैं कि छायावाद तक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक काम में आ जाएगी। इसके बाद की पुस्तकों को पढ़ने के लिए बच्चन सिंह और राम स्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहां से आप कवर कर लेंगे, क्योंकि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने भाषा की दृष्टिकोण से जो उन्होंने लिखा है किताब हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, उसमें भाषा पक्ष पर काफी उन्होंने जोर दिया है। खासतौर से कविता को लेकर उनका काफी फोकस है, इसीलिए मैं बार बार इस किताब का नाम ले रहा हूं, पढ़िए आप जरूर। तो ये तो हो गया खंड दूसरा, जिसके अंतर्गत आपको
एक तरफ काव्य, एक तरफ शब्द शक्तियां, काव्य गुण इत्यादि पढ़ना था, काव्य दोष, अलंकार, जिसको साहित्य शास्त्र कह सकते हैं, और फिर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना था। खंड तृतीय में स्नातकोत्तर स्तर पर यानी एमए स्तर के लेवल का आपको अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत आपको काव्य शास्त्र पढ़ना है, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, जो तीनों काव्य के एकदम से मैं कहूं नींव है, स्तंभ मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। आखिर काव्य हेतु क्या होते हैं, लक्ष्य, काव्य लक्षण क्या है, प्रयोजन क्या है, तो अलग अलग आचार्यों ने दिया है, तो इसको आपको पूरा पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। चैनल पर भी मिल जाएगा, और किताब हमने बताया है भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भगीरथ मिश्र। आप देखेंगे मार्केट में, खासतौर से आप लोग राजस्थान के हैं तो राजस्थान ग्रंथ अकेडमी से भी बहुत सारी किताबें निकलती हैं, लेकिन वो सभी किताबें कहीं न कहीं कट कॉपी पेस्ट पर आधारित हैं और बस एक जगह संकलन कर दिया है, आप उसको ले सकते हैं, लेकिन मैं मूल किताबों की ही चर्चा करूंगा, ध्यान रखना है। काव्य शास्त्र के बाद आपको पढ़ना है काव्य शास्त्र में रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत। तो ये पूरा भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत यहां तक पढ़ना है आपको, ठीक है। अलंकार सिद्धांत भी हो सकते थे, रस सिद्धांत तो पढ़ना ही, इनडायरेक्टली आपको रस सिद्धांत पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और फिर इसके बाद प्रमुख रूप से ध्वनि सिद्धांत पढ़ना है और वक्रोक्ति सिद्धांत पढ़ना है। तो भारतीय काव्य शास्त्र हो गया। पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी दिया है, इसमें आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी पढ़ना है, जिसके अंतर्गत अरस्तु, अनुकरण सिद्धांत और त्रासदी का सिद्धांत पढ़ना है। लोनजाइनस, उदात्त तत्व के बारे में पढ़ना है, या उदात्त सिद्धांत जो है उनका, इन्हीं दोनों को पढ़ना है, अरस्तु और लोनजाइनस को पढ़ना है। तो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ लेंगे। अब अनुकरण का सिद्धांत एक तरीके से तभी समझेंगे जब आप प्लेटो के सिद्धांत को जानेंगे। उन्हीं का एक तरीके से खंडन किया, प्लेटो ने नकल कहा और इन्होंने कहा कि नहीं, वो भी क्या है, सर्जना है। और ट्रेजिडी के जो 6 सिद्धांत हैं उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। उदात्त तत्व में भी 5 तत्व हैं, उनको पढ़ लेना है, पूरा आपका कवर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी भाषा, उद्भव और विकास, बोलियां, राजस्थानी की प्रमुख बोलियां, राजस्थानी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं उनको विशेष तौर से आपको पढ़ना है। फिर राजभाषा 343 से लेकर 351 के बीच में जो है पूरा पढ़ लेना है। देवनागरी लिपि का मानक रूप कैसे निर्धारित हुआ, क्या क्या विचार रहे हैं, क्या क्या सुधार करने की कोशिश की गई, इन सारी चीजों पर हमने ऑलरेडी बातचीत की है। आप यूपी एलटी मेंस प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको खुद यकीन होने लगेगा कि हाँ, मैं सही जगह पर आया हूं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है राजस्थान शिक्षक भर्ती की कि इसमें कुछ टेक्स्ट लगे हुए हैं, निर्धारित पाठ है, यही आपको तैयारी में थोड़ा सा अलग करेंगे, थोड़ा मेहनत भी करवाएंगे। टेक्स्ट लगे हैं, कुल 14 टेक्स्ट लगे हुए हैं, मैं इसको गिना यहां पर बैठकर, तो 14 टेक्स्ट लगे हुए हैं। क्या क्या लगे हैं, कबीर ग्रंथावली आपको पढ़ना है, संपादक हैं श्याम सुंदर दास। साखी, प्रारंभिक 5 अंग, 5 अंगों में आपको गुरुदेव को अंग, सुमिरण को अंग, विरह को अंग, ज्ञान को अंग और पर्चा को अंग, कुल 170 साखियां पढ़नी है। और जब मैं कबीर ग्रंथावली देख रहा था तो इसमें कुल 59 अंग हैं, 59 अंग हैं और लगभग 809 साखियां हैं। 809 में से 170, शुरुआत के 5 अंगों को पढ़ना है, प्रारंभिक 5 अंग। तो पहले तो आप यही देख लीजिए, गुरुदेव, सुमिरन, विरह, ज्ञान, पर्चा, ये सब अंगों के नाम है। फिर दूसरा टेक्स्ट है जायसी ग्रंथावली, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नागमती वियोग खंड को पढ़ना है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने बीए कर लिया, आपने एमए कर लिया, तो नागमती वियोग खंड के बिना आपका बीए एमए नहीं हुआ होगा, कहीं न कहीं किए होंगे। तो ये चीज आपके लिए पुरानी ही है, मेरे हिसाब से पुरानी ही है, नागमती वियोग खंड आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस बार क्या करना होगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना होगा, प्रतियोगी विद्यार्थी के रूप में पढ़ना होगा, ठीक है। रामचरितमानस, बाल कांड आपको पढ़ना है, ठीक है। भ्रमर गीत सार, सूरदास, संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो उन्होंने भ्रमर गीत सार संपादित किया है, 400 पद है उसमें, उसके प्रारंभिक 20 पद पढ़ने, प्रारंभिक 20 पद पढ़ने, ठीक है।
कुछ पदों की व्याख्या आपको इस चैनल पर भी मिल जाएगी और टेक्स्ट को लेकर मैं आप सभी से चर्चा जरूर करूंगा। व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा, काव्य शास्त्र को लेकर ऑलरेडी इस चैनल पर तमाम वीडियोज पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में मैं सबको जोड़ दूंगा, आप समय निकाल कर उसको देखिएगा। और परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आएगी, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अन्य तथ्य भी आएंगे, आपको घबराना नहीं है, लेकिन टेक्स्ट को मेरी कोशिश रहेगी कि समय अनुसार इसको कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है। बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर दोहे प्रारंभिक 25 दोहे पढ़ने। बिहारी रत्नाकर जो जिसके संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, उसके 25 दोहे आपको पढ़ने हैं। घनानंद कवित्त जिसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिसके 10 छंदों को पढ़ना है। तो इन सबको मैं पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहेंगे। साकेत मैथिली शरणगुप्त नवम सर्ग, यूजीसी नेट की तैयारी कराते समय इस पे हमने चर्चा की है, उस वीडियो को जरूर देखेंगे। राम की शक्ति पूजा, श्रीकांत त्रिपाठी निराला, यूजीसी नेट की तैयारी कराते समय हमने इस पर चर्चा की है, समय निकाल कर आप देखेंगे। थंबनेल पर नहीं जाएंगे कि यूजीसी नेट के लिए तो मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आपको कुछ करना है, आपको पाना है, तो हट के थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आप क्यों उस भीड़ का हिस्सा बनेंगे जहां पर लोग सैकड़ों सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, आगे के 2-4 लोगों पर टीचर्स की नजर है और बाकी पीछे अपना क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। ठीक है, आप मेहनत करेंगे, घर पे भी बैठ के बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। बस आपके अंदर वो चीज रहनी चाहिए जो धैर्य होता है। आपका बंटी, आपका बंटी मनु भंडारी, यूजीसी नेट में ये लगा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। कहानियां कई ठो पढ़नी है। कफन प्रेमचंद, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, गैंग्रीन जिसका दूसरा नाम रोज है, आगे ये भी यूजीसी नेट में है। ठीक है। गदल रांगे राघव, नाटक पढ़ना है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त नाटक पढ़ना है जयशंकर प्रसाद का। तो इस नाटक को लेकर भी हमने यूजीसी नेट के समय में चर्चा की है, आप देखिए, मन बनाइए टेक्स्ट पढ़ने के लिए। बाकी बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं है, कोशिश रहेगी तो 20-25 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब खंड चतुर्थ के बारे में बात करें तो शिक्षण शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम में संगणक एवं सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, जिसके अंतर्गत आपको शिक्षण शास्त्र एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, किशोर अधिगमकर्ता हेतु अनुदेशनात्मक रणनीतियां, संप्रेषण कौशल, विविध शाब्दिक एवं अशाब्दिक कक्षा कक्ष संप्रेषण रणनीतियों का प्रयोग उपयोग, शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठक प्रतिमान एवं परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। अगर आपने बीएड इत्यादि किया होगा या फिर आपने कभी सीटेट इत्यादि का एग्जाम दिया होगा तो वहीं से आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है। शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग, सहकारी अधिगम। फिर आपको आईसीटी का भी पोर्शन देखना है। ठीक है, कंप्यूटर इत्यादि की थोड़ी बहुत जानकारी और जो भी इस समय डिजिटल चीजें चल रही हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ से भी कुछ सवाल रहेंगे। तो कुल मिलाकर हिंदी साहित्य को लेकर तो मैं पूरा आपका कवर कराऊंगा। ठीक है। और हर तरीके से जैसे भी आप सभी कमेंट करेंगे उस हिसाब से भी देखने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर आपके 300 मार्क्स के एग्जाम होंगे, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे और बताएगा कि 1/3 क्या रहेंगे, निगेटिव मार्किंग रहेंगे। ठीक है। लेवल की चर्चा हमने ऑलरेडी कर ही दी है। अब जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि पेडोलॉजी रहेगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। तो इसको जोड़कर थोड़ा सा टेक्निकल और वर्तमान समय से जोड़ते हुए पैटर्न पर आपको तैयार करना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि सिलेबस को आपने समझ लिया होगा, उससे जुड़ी हुई किताबों को भी देख लिया होगा। तो किताबों पर एक नजर और डाल लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी व्याकरण, वासुदेव नंदन प्रसाद। और PYQ आप जरूर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, उसके आधार पर तैयार करेंगे। अलंकार पारिजात, भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र भगीरथ मिश्र, हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी PYQ के आधार पर ही। बाकी अपने पास आप रखेंगे सरस्वती गोविंद पांडे वस्तुनिष्ठ और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुनिष्ठ संकलन, जो कि हमने इस पुस्तक को लिखी हुई है।
प्योर आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर बेस एक किताब है, तो इसको आप जरूर अपने पास रखें। ठीक है, क्योंकि हमने इसलिए लिखा कि बहुत सारे विद्यार्थियों की ये शिकायत हुआ करती थी, या फिर दिक्कत कह सकते हैं, परेशानी, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को वो ठीक से नहीं समझ पाते थे, तो हमने उसको एमसीक्यू पैटर्न में बदला हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी टेक्स्ट को लेकर हम आप सभी से जल्दी ही जुड़ेंगे। तो उम्मीद है कि अब धीरे धीरे जो आपकी तैयारी की स्पीड थी वो बढ़ेगी, और सिलेबस के अनुसार चैनल पर उपलब्ध जो भी मटेरियल्स हैं उनका आप बहुत ही अच्छे से उपयोग करेंगे, उसका लाभ उठाएंगे, और जो भी हमने समझाने की कोशिश की है उसको समझेंगे, और उसको फॉलो करते हुए अपनी सफलता तक पहुंचेंगे। तो आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।